Welcome students. We are coming towards the end of unit 2 where I will cover the last two portions of your course, check and hundi. तो ये दो और इंस्ट्रूमेंट्स हैं, क्योंकि हम लोग बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ रहे हैं कि जब आप किसी भी ट्रांजैक्शन को करते हैं, क्रेडिट ट्रांजैक्शन को, तो आप एक बिल जनरेट करते हैं। तो उसमें बिल ऑफ एक्सचेंज हमने पढ़ा है और प्रोमिसरी नोट हमने पढ़ा है। इसलिए हमारे लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, चेक और हुंडी, ये भी हम लोग पढ़ें और समझें कि ये दोनों क्या हैं। तो पहले हम चेक से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जितने पेमेंट्स हम रिसीव करते हैं या पेमेंट्स हम करते हैं, उसमें चेक का भी एक बहुत बड़ा रोल है। आज की डेट में भी चेक इज इक्वली इंपॉर्टेंट इन टुडेज फाइनेंशियल इंडस्ट्री, इन टुडेज पेमेंट रिलेटेड वर्ल्ड। चेक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो अब हम चेक समझने की कोशिश करेंगे, और इसके बाद मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों से मैंने पिछली क्लास में भी एक ऑडियो रिकॉर्डिंग में कहा था कि आप लोग घर पर अपने पेरेंट्स के पास जाएं और उनके पास जाकर के उनके बैंक से रिलेटेड जो चेकबुक है उसको जरूर देखें। तो चेक्स जो उसके अंदर बने हैं, देखिए छपे हुए हैं, उनसे आप इस चैप्टर को रिलेट करके देखेंगे तो आपको चीजें और प्रैक्टिकली समझ में आएंगी। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि चेक हम लोगों को वैसे भी अपनी लाइफ में पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ओवर द इयर्स, आज से 5 से 7 साल बाद अगर आप सब लोग जॉब्स में जाते हैं तो कुछ ना कुछ चेक का रोल जरूर निकल कर आ जाता है। तो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि चेक क्या है और किस तरह से ये काम करता है। तो एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहलाता है। मैंने आपको पिछली क्लास में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मीनिंग बताया था। वो इंस्ट्रूमेंट, वो वस्तु या वो प्रपत्र, वो लेटर या वो कागज जिससे आप मार्केट के अंदर बैठकर नेगोशिएट कर सकते हैं, जिसके बदले में आप कुछ प्राप्त कर सकते हैं, जिसके बदले में जिसको आप आगे भेज सकते हैं, जिसको आप ले सकते हैं, स्वीकार कर सकते हैं, उसको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। तो चेक इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए हिंदुस्तान में एक कानून बना हुआ है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। उसी के अंदर चेक को भी मान्यता प्राप्त है, कानूनी मान्यता प्राप्त है कि वो एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है फॉर रिसीविंग पेमेंट्स एंड मेकिंग पेमेंट्स। तो चेक देखिए क्या क्या चीजें चेक के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट हैं। Check has been defined under the section 5 of Indian Negotiable Instrument Act 1881 as a bill of exchange। सबसे पहले तो इसकी अपने आप में खूबी ये है कि एक तरीके का बिल ऑफ एक्सचेंज है, ठीक है, क्योंकि ये आप एक्सचेंज में लिखते हैं। ड्रॉन स्पेशली ऑन अ स्पेसिफाइड बैंकर, एक बैंकर के ऊपर ये ड्रॉ किया जाता है, क्योंकि आप लोगों को सबको पता है कि कोई भी चेक होगा इस दुनिया में तो किसी एक बैंक को वो बिलोंग करता होगा। एंड नॉट ऑन एक्सप्रेस्ड टू बी पेएबल अदरवाइज देन ऑन डिमांड। इसकी बहुत खूबसूरती ये है कि ये एक्सप्रेशन पर पेएबल नहीं होता, बट डिमांड पर पेएबल होता है। और कैसे? जो पहला पैराग्राफ है देखिए, उसको ध्यान से समझिए। चेक इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर। तो चेक जो है एक बैंकर के ऊपर ड्रॉ किया जाता है और एक अनकंडीशनल ऑर्डर चेक के अंदर लिखित में दिया जाता है, साइंड बाय द पर्सन हु हैज डिपॉजिटेड मनी विद द बैंकर। जिस बैंकर को ये आदेश दे रहे हैं आप, उस बैंकर के पास आपका खाता होता है और उस खाते में आपने पैसे जमा किए होते हैं, इसलिए आप उस बैंकर को आदेश दे पा रहे हैं। बैंकर कौन है? जिस बैंक का वो चेक है, जिस बैंक में आपका अकाउंट है। रिक्वायरिंग हिम टू पे, रिक्वायरिंग द बैंक टू पे ऑन डिमांड ए सर्टेन सम ऑफ मनी। जब भी वो चेक उस बैंक के सामने पहुंचेगा और अपनी वैधता पूरी करेगा, वैलिडिटी कंप्लीट करेगा, तो बैंक की जिम्मेदारी है कि उस अमाउंट का पेमेंट करेगा। किसको? ओनली टू, या तो जिसका नाम उस पर लिखा है उसको, और टू द ऑर्डर ऑफ सर्टेन पर्सन, और टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। या तो जिसका नाम उस पर लिखा है उसको, या जिस व्यक्ति के पास वो चेक है उसको, सर्टेन ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन, और टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। किसी भी तरीके से पेमेंट होगा डिमांड पर। जब वो चेक प्रेजेंट किया जाएगा, बैंक वैलिडेट करेगा कि ये चेक सही है, और उसके बाद वो उस चेक को लाने वाले को पेमेंट करेगा, या उस चेक पर लिखे हुए नाम को पेमेंट करेगा, या उस चेक पर लिखे हुए व्यक्ति के अकाउंट में पेमेंट करेगा। ये डिपेंड करेगा कि वो किस प्रकार का चेक है। बट चेक क्या है? सबसे पहले राइटिंग में है, एक स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट है, अनकंडीशनल ऑर्डर है, एड्रेस्ड टू अ बैंकर है। जिस बैंक में चेक लिखने वाले का अकाउंट है उसमें पैसे जमा है, वो आदमी उस चेक को साइन करेगा, और उस आदमी का आदेश होगा उस बैंक को कि
इस चेक का पेमेंट जो अमाउंट उस पे लिखा है उसको कर दिया जाए, जो उस चेक को लेकर आता है या उस चेक पे जिसका नाम है या उस आदमी के नाम का बैंक ट्रांसफर कर दिया जाए अमाउंट का। तो ये इंडियन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के सेक्शन 5 में बिल ऑफ एक्सचेंज की तरह चेक को डिफाइन किया गया है। क्या हिस्से हैं चेक के? Now what are the parts of the check? Now you can see a sample of the check on the home screen, right? Exactly this is the way each check is drafted. लगभग 95% चेक बिल्कुल इसी तरीके का होगा ज्यादातर बैंक्स का। कुछ बैंक्स जो शेड्यूल्ड बैंक्स नहीं है, हमने शेड्यूल्ड और अनशेड्यूल्ड बैंक्स पढ़े हैं, उनके चेक का फॉर्मेट स्लाइटली डिफर करता है 5 to 10%, बट चेक इसी टाइप का होता है। सेंट्रलाइज्ड बैंकिंग चेक्स हैं हिंदुस्तान के अंदर। अब कोई भी चेक जो है वो नॉन कंप्यूटराइज्ड बैंकिंग चेक नहीं है, बहुत कम चेक ऐसे हैं जो नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स के हैं। तो देखिए बिल्कुल इस ऊपर देखिए चेक में यहाँ पर बैंक का नाम है, कई जगहों पे आप देखेंगे बैंक का नाम बिल्कुल ऊपर ऐसे लिखा हुआ होता है और ब्रांच का नाम लिखा हुआ होता है। जिस ब्रांच में आपका अकाउंट है उस ब्रांच का वो चेक होगा। यहाँ पर देखिए डेट है, 99% आपको डेट हर चेक में यही मिलेगी। पे किस आदमी के लिए है या उनके आदेश पर और ऑर्डर, ठीक है। रुपए यहां पर आप वर्ड्स में लिखेंगे व्हाट इज द अमाउंट, ये जो है वो आप लिखेंगे क्या है यहां पर, अमाउंट इन डिजिट्स। ये वो खाता नंबर है जिससे पेमेंट जाएगा, जिसमें पेमेंट जाएगा, सॉरी जिससे पेमेंट कटेगा वो ये चेक आप इश्यू करेंगे आईडीबीआई बैंक की सो एंड सो ब्रांच में, इस अकाउंट नंबर से पेमेंट कटेगा और इसके अकाउंट में जाएगा, या इसको आप कैश पेमेंट करेंगे काउंटर पे। ये किसका खाता है, जेएमडी डायग्नोस्टिक्स का खाता है, ठीक है। कंपनी का, एक कंपनी है जेएमडी डायग्नोस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड, एक सैंपल बता रहा हूं। और देखिए उसके ऑथराइज्ड सिग्नेटरी का पेमेंट यहां पर होगा। जब मैंने बोला था कि चेक विल बी प्रेजेंटेड एट द विंडो, बैंक विल वैलिडेट, तो वैलिडेट में बैंक कुछ चीजें चेक करती है। आई विल टेल यू व्हाट एग्जैक्टली दोस थिंग्स आर व्हिच विल बी चेक्ड बाय द बैंक, बट दिस ऑथराइज्ड सिग्नेटरी सिग्नेचर ये जरूर सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है चेक करना, तो ये चेक किया जाता है। दूसरा, पेएबल एट पार एट ऑल आईडीबीआई बैंक ब्रांचेस। देखिए ज्यादातर जो शेड्यूल्ड बैंक्स हैं उनके सबके चेक आप हिंदुस्तान में कहीं भी ले जाकर किसी भी कॉर्नर में किसी भी बैंक में आप जमा करेंगे तो पेएबल एट पार मतलब जितना अमाउंट इस पर मेंशन्ड है उतने अमाउंट का पेमेंट आपको हो जाएगा, आप किसी भी बैंक में जमा कर दीजिए। और ये जो एक लाइन खींची हुई है और उसके नीचे ये कोडिंग हो रखी है, दिस शोज दैट दिस चेक इज अ कोडेड कंप्यूटराइज्ड चेक। और इसमें ये जो नंबर लिखा हुआ है, ये नंबर्स लिखे हुए हैं, ये डिनोट करते हैं कि ये चेक कोडेड चेक है। और ये जो पोर्शन है 236, इसमें थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन है, या तो ये चेक का नंबर है या फिर ये चेक का नंबर है। यूजुअली ये जो 6 डिजिट होता है ये चेक का नंबर होता है, तो 159269 शायद चेक का नंबर है। कई बार ये नंबर यहां पर लिखा होगा, ये वाला नंबर इधर लिखा होगा, कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, बट ये फॉर्मेट होता है चेक का जिसको आप सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटराइज्ड बैंकिंग सिस्टम का चेक बोलते हैं। और इसमें जो है आप इसको अपने कंप्यूटर सिस्टम में, सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर सिस्टम में स्कैन करेंगे तो जिस बैंक का ये चेक है उसको ये बैंक चेक दिखेगा अपने बैंक में, वो बताएगा कि हाँ इस आदमी का अकाउंट मेरे बैंक अकाउंट में है, ये इस तरीके का यहां से पेमेंट होना है, इतना अमाउंट मेरे अकाउंट में है, ये लीजिए पेमेंट। एग्जाम्पल अगर ये बैंक टू बैंक ट्रांसफर का मामला है तब, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है चेक्स काम करते हैं। मान लीजिए कि आईडीबीआई का चेक इश्यू हो गया आगरा में, पंजाब नेशनल बैंक में पहुंच गया वो चेक, तो पंजाब नेशनल बैंक में जब ये चेक पहुंचेगा तो जिस खाते में ये अमाउंट जमा होना है, जिस खाते में अमाउंट जाना है, तो पंजाब नेशनल बैंक वाला सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर सिस्टम के थ्रू इस चेक को आईडीबीआई बैंक को भेजेगा। और आईडीबीआई बैंक तब उस चेक के अंदर चेक करके, वैलिडिटी चेक करके इस अकाउंट से पैसे निकाल करके पंजाब नेशनल बैंक वाले अकाउंट में डाल देगा। मैंने एग्जांपल दिया बैंक टू बैंक ट्रांसफर। अभी हम एक एक करके उस तरीके के चेक्स पर आएंगे। तो पहला पोर्शन है चेक का ड्रॉर, मेकर और राइटर ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज और अ चेक इज कॉल्ड ड्रॉर। ये हमने बिल ऑफ एक्सचेंज में भी पढ़ा था कि बिल ऑफ एक्सचेंज में जो मेकर या राइटर ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज है, या जो चेक को लिखता है,
उसको आप ड्रॉर कहते हैं। ड्रॉई, द पार्टी दैट हैज बीन डायरेक्टेड बाय द डिपॉजिटर टू पे अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी टू द पर्सन। ड्रॉई वो है जिसको आदेश दिया जाता है, जिसको बताया जाता है कि आप मेरे अकाउंट से पैसे इस आदमी को पे कर दीजिए। तो इस चेक की कंडीशन में ड्रॉई कौन है? बैंक। ठीक, पेई, अ पर्सन टू हुम मनी इज पेड और इज टू बी पेड, वो आदमी जिसको पैसा मिलेगा। तो यहां पर ड्रॉर जो है वो चेक में जेएमडी डायग्नोस्टिक्स है, ठीक है। और ड्रॉई जो है वो आईडीबीआई बैंक की सो एंड सो ब्रांच है। ये वो अकाउंट है जहां से पैसा निकलेगा, और ये वो पार्टी आदमी होगा जिसको पेमेंट जाएगा, डिपेंडिंग ऑन व्हाट टाइप ऑफ चेक दिस इज। ठीक है, तो ये 3 पोर्शंस चेक के हो गए। अब हम आगे देखिए, ये देखिए एक और स्पेसिमेन ऑफ चेक है, बड़ा सिंपल। इसके थ्रू मैं आपको समझा भी पाऊंगा कि क्या क्या चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो देखिए एक और आईडीबीआई का चेक है जिसमें आईडीबीआई बैंक का नाम नीचे लिखा हुआ है, ठीक है, उनका आईएफएससी कोड भी लिखा हुआ है, डेट मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक। किस आदमी का नाम लिखा है यहां पर? अभिषेक कौशल। कितने रुपए? 1800 का पेमेंट होना है। देखिए दोनों चीजें मैच होनी चाहिए। तो बैंक, जब बैंक के पास ये चेक पहुंचेगा जिसके पास भी, तो पेमेंट करते वक्त आईडीबीआई बैंक ये इंश्योर करेगा कि अभिषेक कौशल के नाम पर ये अकाउंट है। यस। क्या ये दोनों अमाउंट्स आपस में मैच करते हैं? 1800 यस, सेकेंड वैलिडिटी। थर्ड वैलिडिटी 27/11/2010, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, इसको 2020 मान लीजिए। तो क्या ये चेक 1 महीने से ज्यादा पुराना तो नहीं है? क्योंकि अगर 1 महीने से ज्यादा पुराना हो जाता है चेक तो इनवैलिड हो जाता है, चेक को रिन्यू करना पड़ेगा या फ्रेश चेक इश्यू करना पड़ेगा। 1 महीने से पुराना चेक इनवैलिड हो जाता है। तो अगर 27/11/2020 को इश्यू हुआ है तो ये 27/12/2020 वैलिड है। 28/12/2020 को अगर ये चेक लेकर कोई बैंक में आएगा तो अभिषेक कौशल को इसका पेमेंट नहीं होगा। ठीक है, अभिषेक कौशल को पेमेंट होना है। अब आप ये चेक करेंगे, मैंने एक गलती की शुरू में, अभिषेक कौशल और ये अकाउंट रिलेट कर दिया, गलत। अभिषेक कौशल को पेमेंट होना है, ही इज द पेई। ठीक है, ये ड्रॉई है। और ड्रॉर कौन है? राज पाराशर ने ये चेक लिखा है। तो आई हैव टू चेक राज पाराशर का अकाउंट ये नंबर का अकाउंट है या नहीं, और ये दोनों अमाउंट्स मैच करते हैं। लास्ट बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या राज पाराशर के जो साइन यहां पर हो रखे हैं, यही साइन मेरे अकाउंट्स रिकॉर्ड्स के अंदर स्पेसिमेन सिग्नेचर्स, जब बैंक खाता खुलवाता है तो आपसे आपके स्पेसिमेन सिग्नेचर कराता है और उसकी एक डिजिटल कॉपी सेव करके बिल्कुल ऐसे ही अपने पास रखता है। तो वो ये चेक करता है कि ये सिग्नेचर वही है या नहीं। अगर ये सिग्नेचर वही है तो इस चेक का पेमेंट हो जाएगा। ठीक है, और दूसरी बाकी चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट, जो हमको हमेशा ध्यान में रखनी है, वो ये कि ये कौन सी ब्रांच का है, अकाउंट नंबर उसी ब्रांच में है कि नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं है गलती से कोई फर्जी चेक बन जाते हैं। आजकल बहुत सारे लोग फर्जी चेक बनाते हैं, तो सब तो मैच करा दिया, खाता नहीं मैच हो रहा। आपको पता चला कि ये खाता नंबर तो ठीक है, ये कोई दूसरी ब्रांच लिखी हुई है, ये पॉसिबल नहीं है। अगर मान लीजिए कि होटल आश्रय देवास रोड की ब्रांच है आईडीबीआई बैंक की, तो उसी में होगा ये खाता नंबर, वरना ये खाता नंबर जिस बैंक की ब्रांच में होगा उसी बैंक की ब्रांच की चेकबुक होगी। चेकबुक भी ब्रांच वाइज होती है, तो ये ध्यान रखने वाली चीज है। ठीक है, दूसरा आईएफएससी कोड सही है कि नहीं, तीसरा ये चेक नंबर मेरी सीरीज से है कि नहीं, फर्जी तो नहीं है चेक। ठीक है, तो ये चीजें स्पेसिमेन जो है चेक के मैंने आपको बता दिए, पेई, ड्रॉई, मेकर और ड्रॉर, अमाउंट, डेट मोस्ट इंपॉर्टेंट। कटिंग और ओवरराइटिंग बिल्कुल नहीं मानी जाती चेक के ऊपर। अगर आपने कटिंग कर दी है तो जो सही चीज है उसको लिखने के बाद जो ड्रॉर है, मेकर है, उसको दोबारा उस जगह पे साइन करना पड़ेगा। मान लीजिए अमाउंट में 8 में स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, आपने 8 काटा, दोबारा लिखा, और यहां पर आप साइन करेंगे, मिस्टर राज पाराशर हैज टू साइन ओवर हियर टू मेक दिस चेक वैलिड, वरना ये चेक एडमिट नहीं होगा। ठीक है, क्लियर? एसेंशियल्स ऑफ चेक हमने पहले स्लाइड में पढ़ा था। चेक इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग,
मस्ट बी रिटन इन इंक, नॉट बाय अ पेंसिल, पेंसिल से नहीं लिखा जा सकता क्योंकि पेंसिल को रबर से मिटाया जा सकता है, इंक को मिटाने में गड़बड़ हो जाएगी, इंक को मिटाने की कोशिश करेंगे तो कटिंग, ओवरराइटिंग या गंदगी हो जाएगी, लेकिन अगर आप पेंसिल से चेक लिखते हैं तो पेंसिल से चेक बैंक एडमिट नहीं करता, ठीक है। दूसरा, अब चेक प्रिंटिंग मशीन आती हैं, प्रिंटर्स आते हैं जिसमें चेक रखकर आप आसानी से प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है, तो प्रिंटेड चेक्स भी चलते हैं। इट मस्ट बी ड्रॉन ऑन अ पर्टिकुलर बैंक, सब हमने देख लिया। पिछला चेक ये रहा, ड्रॉई, आईडीबीआई बैंक, देवास रोड, ठीक। और ये बात हमेशा ध्यान रखिए, कॉमन सेंस इंपॉर्टेंट, चेक वो ही लिख सकता है जिसका किसी बैंक में अकाउंट हो, वरना उसके पास चेकबुक कहां से आई, राइट। इट मस्ट नॉट कंटेन एनी कंडीशंस, देखिए ऊपर चेक में कहीं कंडीशन नहीं लिखी है, आप ये नहीं लिखेंगे 1800 ओनली, यहां कोई भी डेट डाल दी, यहां लिख दिया पे आफ्टर सो एंड सो, पे टू मिस्टर अभिषेक कौशल ओनली, इस तरह से नहीं लिख सकते। पे जिसको करना है उसका नाम आपको यहां लिखना है, या क्लियर लिखना है कि किसको देना है ये पेमेंट, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको समझिए। इट मस्ट बी साइंड बाय द अकाउंट होल्डर, इस सिग्नेचर के बगैर ये चेक इनवैलिड है, बेकार है, ये चेक वेस्ट चेक है, ये बैंक इसको देखते ही लौटा देगा, सिग्नेचर नहीं है इस पर। इट इज ऑलवेज पेएबल ऑन डिमांड, इफ इट इज वैलिड, बाकी सारे फैक्टर्स वैलिड हैं इसके अंदर, तो ये जब भी बैंक में पहुंचेगा इसका पेमेंट होगा। इट मस्ट कंटेन इन ऑर्डर टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी, देखिए एक ही चीज के लिए आप चेक का इस्तेमाल करते हैं, पेमेंट, और कोई पर्पस नहीं है चेक का, सो यू हैव टू राइट एन ऑर्डर टू द बैंक टू मेक अ पेमेंट ऑफ सर्टेन अमाउंट, वो अमाउंट आपके सामने स्क्रीन पर है। A check is payable to a specified person only, या तो यहां पर लिखा हुआ होगा कि अभिषेक कौशल को दे दिया जाए, या यहां पे लिखा होगा सेल्फ, सेल्फ का मतलब होता है जो आदमी कैरी कर रहा है उसको पेमेंट कर दिया जाए, पे सेल्फ लिखा होगा तो ये माना जाता है कि जो आदमी लेकर के आया उसी का चेक है, उसको पेमेंट कर दिया जाए, ठीक है। मैं अपने बैंक अकाउंट से खुद पैसे निकालना चाहता हूं तो मैं यहां सेल्फ लिखूंगा, अगर मान लीजिए मैं मिस्टर राज पाराशर हूं तो मैं यहां पर सेल्फ लिखूंगा और बैंक जाऊंगा और पेमेंट निकाल लूंगा, सिंपल, ठीक है। देखिए वो सारे पोर्शंस हैं जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि पेई कौन है, ड्रॉई कौन है, सब चीजें हम लोग कर रहे थे। देखिए इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको नजर आ रही होगी, यहां देखिए लिखा है पेई अकाउंट ओनली, एक डैश लगा करके, या फिर ऊपर देखिए यहां पर चेक में ये देखिए दो लाइनें खींची हुई हैं पैरेलल और बीच में अकाउंट लिखा है, कुछ नहीं भी लिखा है, एक पैरेलल लिखी हुई है लाइनें, इसको क्रॉसिंग बोलते हैं, क्रॉसिंग ऑफ चेक, इसका पर्पस मैं बताऊंगा आपको, क्रॉस्ड चेक का अलग ट्रीटमेंट होता है बैंक्स में, तो वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। क्रॉसिंग इज बेसिकली मेकिंग अ चेक मोर सिक्योर्ड, मोर इट मेक्स चेक सेफर कंपेयर टू अ नॉर्मल चेक, ठीक है। तो ये बहुत सारे पोर्शंस जो आप देख सकते हैं डिटेल में कि बैंक चेक के कितने पोर्शंस हो सकते हैं, कितने टाइप के होते हैं चेक, ये अब हम एक एक करके पढ़ना शुरू करेंगे। द फर्स्ट वन इज अ बियरर चेक। तो बियरर चेक क्या है कि अगर ड्रॉर, द पर्सन हु इज मेकिंग द चेक, हु इज द डिपॉजिटर, ही इज ऑर्डरिंग द बैंक टू मेक अ पेमेंट ऑफ अ स्टेटेड अमाउंट टू द बियरर। देखिए चेक के ऊपर यहां बहुत साफ साफ लिखा है और बियरर, अगर मान लीजिए कि मैंने यहां पर अभिषेक कौशल नहीं लिखा और लिख दिया या धारक को और बियरर, बिल्कुल ब्लैंक छोड़ दिया इसको, या सेल्फ लिख दिया, तो जो आदमी इसको लेकर के आएगा उसको पेमेंट आप कर देंगे, सिंपल एज दैट। तो इसमें जो पहली डेफिनेशन है बियरर की, एनी पर्सन हु लॉफुली पोजेसेस अ बियरर चेक इज एंटाइटल्ड टू रिसीव द पेमेंट ऑफ द चेक। लॉफुली का मतलब यह है द बियरर जो उठा करके लाया है चेक को, उसको आप पेमेंट करेंगे, ठीक है, दैट इज अ बियरर चेक। ऑर्डर चेक, इफ अ चेक is to the order of a person in whose favor the check is drawn is called an order check। अगर आपने लिख दिया पे मिस्टर अभिषेक कौशल और उसके बाद आपने यहां पर ये बियरर जो लिखा हुआ है इसको काट दिया है ऐसे करके, तो अब ये चेक मिस्टर अभिषेक कौशल को ही जाएगा और किसी को नहीं जाएगा। अब मैं काउंटर पे आऊंगा, जब चेक को प्रेजेंट करूंगा आईडीबीआई बैंक को, तो मेरे को कैश निकालने के लिए प्रूफ करना होगा दैट आई एम अभिषेक कौशल,
तो बैंक पहले वैलिडेट करेगा कि बैंक चेक की सारी डिटेल्स ठीक है, 1800 मिस्टर राज पाराशर, उनका साइन, अकाउंट नंबर सब ठीक है, चेक हमारा है। अब वो ये वैलिडेट करेगा कि जो काउंटर पे खड़ा आदमी है वो अभिषेक कौशल है, तो वो अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू प्रूव करेगा कि मैं अभिषेक कौशल हूँ। आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट एटसेट्रा एटसेट्रा, जो बैंक की टर्म्स एंड कंडीशंस होती है टू आइडेंटिफाई अ पर्सन टू मेक अ पेमेंट ऑन काउंटर। बहुत कम इस्तेमाल होता है इस चेक का। उसकी वजह ये होती है कि जो ऑर्डर चेक होता है उसमें बहुत कंफ्यूजन होता है कि ये वही आदमी है जिसको पेमेंट हो रहा है। देखिए, अगर बैंक जानता है, बैंक का कोई स्टाफ जानता है एटसेट्रा एटसेट्रा, तो बात अलग है, वरना ये बहुत ही डिलेमा वाला चेक होता है कि यही मिस्टर अभिषेक कौशल है। मान लीजिए गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट में अभिषेक कुमार कौशल लिखा है, अभिषेक कौशल अभिषेक लिखा है, नहीं ये अभिषेक कौशल नहीं है फलाना। आप कस्टमर को, आप अपने डिपॉजिटर को फोन कर रहे हैं मिस्टर राज पाराशर को, वो कह रहे हैं कि भाई साहब ये वही है, नहीं है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ऑर्डर चेक का इस्तेमाल काफी कम किया जाता है, बेरर चेक का इस्तेमाल किया जाता है। अब मैं आपको बताऊंगा आगे किस तरीके के चेक्स का यूज होता है, ठीक है। तो ये दो तरीके के चेक, बेरर चेक और ऑर्डर चेक हैं। इनको आप दूसरी लैंग्वेज में ओपन चेक भी कहते हैं, जिसमें आपको काउंटर के ऊपर ओपनली पेमेंट मिल जाता है। इन दोनों चेक्स के अंदर the person who is carrying the check usually gets the payment. Bearer check के अंदर the person who is carrying the check will get the payment. Order check के अंदर the person has to prove that he is XYZ whose name has been mentioned in the check. जिनके लिए चेक लिखा गया है, पेई वही है, वो प्रूफ कर देंगे तो उनको पेमेंट हो जाएगा। ओपन चेक को दूसरी लैंग्वेज में अनक्रॉस्ड चेक भी कहा जाता है। अब मैंने आपको शुरू में बताया था, वो जो दो पैरेलल लाइंस चेक के ऊपर खींची जाती हैं उसको क्रॉसिंग कहते हैं। तो क्रॉसिंग क्यों की जाती है? टू मेक अ चेक मोर सिक्योर्ड और सेफर। लेट अस टॉक अबाउट, देखिए बियरर चेक का मैंने आपको सैंपल भी दिखा दिया, ठीक है। ये आप लोग प्रेजेंटेशन में आपको अपलोड कर दूंगा, उसमें देखिए ऑर्डर चेक के अंदर देखिए पे नीतू सहगल, ठीक है, अमाउंट भी लिख दिया आपने, ठीक है। अब क्रॉस चेक के ऊपर आप आ जाइए। देखिए क्रॉस चेक बहुत ध्यान से, यहां पर ऊपर दो पैरेलल लाइंस और उसके बीच में लिखा है अकाउंट पे ओनली। अगर आप नहीं भी लिखेंगे अकाउंट पे ओनली और लिख देंगे दो क्रॉस लाइंस लगा देंगे तो उसको क्रॉस चेक माना जाता है। ये ज्यादा सेफ होता है और इसके अंदर आप अकाउंट पे, नॉट नेगोशिएबल जैसे वर्ड्स लिखते हैं। इसको इसलिए ओपन चेक से अलग कैटेगराइज किया गया है क्योंकि इसका पेमेंट काउंटर पे नहीं होता। These checks cannot be encashed at the cash counter. Over the counter इसकी ट्रांजैक्शन नहीं होती, but these checks are usually credited into the pay's account. जो पेई जिसके फेवर में ये चेक लिखा गया है उसके अकाउंट में ये पैसा क्रेडिट कर दिया जाएगा अकाउंट पेई चेक का। इसीलिए इसको अकाउंट पेई चेक या क्रॉस चेक कहा जाता है। इसको ओपन चेक की तरह काउंटर पे पेमेंट नहीं किया जाता, इसलिए कहा जाता है कि ये ज्यादा सेफ है। जो भी इसे जमा करेगा, बैंक इसे काउंटर से जमा कर लेगा, ड्रॉप बॉक्स से ले लेगा, आपको पेमेंट नहीं देगा, राइट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको ट्रांसफरिंग द मनी फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट चेक भी कहा जाता है। ट्रांसफर चेक भी कह सकते हैं आप इसको, जिसमें यू आर ट्रांसफरिंग द मनी फ्रॉम द डिपॉजिटर्स अकाउंट टू द पेयर्स अकाउंट ऑन द ऑर्डर ऑफ द ड्रॉर और मेकर, ठीक है। तो ये समझने की बात है। अब इसके अंदर जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए इसके अंदर जो यहाँ पे लिखा है, इसमें भी वैलिडेशन करेगा बैंक, किसने इश्यू किया है, उसका सिग्नेचर क्या है, उसका अकाउंट नंबर क्या है, किसके नाम पर चेक लिखा गया है, कितना अमाउंट है, वो अमाउंट डिपॉजिटर के अकाउंट में अवेलेबल है कि नहीं अवेलेबल है। ओके, इफ इट इज अवेलेबल देन आई विल ट्रांसफर। इसके अंदर एक छोटी सी कमी रह गई है आज की डेट में जो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। जब आप किसी को क्रॉस चेक या अकाउंट पे चेक इश्यू करते हैं तो आप न सिर्फ उस आदमी का नाम लिखते हैं बल्कि उसके आगे एक ब्रैकेट बनाते हैं और लिखते हैं करंट अकाउंट नंबर और उसका करंट अकाउंट का नंबर, सेविंग्स बैंक अकाउंट नंबर, उसके अकाउंट का नंबर, ये जरूर लिखते हैं। क्योंकि हो सकता है जिस नाम के कस्टमर को आप लिख रहे हो ऐसे 4 नाम हो, ऐसे 10 नाम के कस्टमर हो एक बैंक में। अगर मान लीजिए सतीश सिंह के नाम से आपने एक चेक इश्यू कर दिया तो वो चेक लौट सकता है क्योंकि देयर कैन बी 20, 30 और मे बी 100 or 150 सतीश सिंह इन दैट पर्टिकुलर ब्रांच और इन दैट पर्टिकुलर बैंक।
तो आप क्या करेंगे, सतीश सिंह लिखेंगे। टाइप ऑफ अकाउंट क्या है, करंट अकाउंट, एसबी अकाउंट एक्सेट्रा, जो भी उसका टाइप ऑफ अकाउंट है। ये हम लोग पिछले सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं, व्हाट डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स दैट कैन बी ओपनड इन अ बैंक, ठीक है ना। तो सेविंग्स और करंट अकाउंट ये दो प्राइमरी टाइप्स ऑफ अकाउंट्स है। करंट अकाउंट बिजनेसमैन खोलते हैं और सेविंग्स बैंक जो है वो नॉर्मल रिटेल कस्टमर्स खोलते हैं। तो जो भी अकाउंट नंबर है उसको यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देंगे, तो इमीडिएटली आइडेंटिफाई हो जाएगा कि ये सतीश सिंह से रिलेटेड अकाउंट है। तो बैंक फटाफट आपके अकाउंट से पैसे उठाकर मिस्टर सतीश सिंह के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देगा। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो दैट दिस इज अकाउंट पे। ठीक है, ये आप लोगों को समझ में आ गया। तो ये क्रॉसिंग ऑफ चेक है। दो तरीके की क्रॉसिंग होती है। क्रॉस चेक जो है वो दो तरीके से क्रॉस किया जा सकता है, जनरल और स्पेशल क्रॉसिंग। जनरल क्रॉसिंग जो है, दो ट्रांसवर्स पैरेलल लाइंस आर मार्क्ड अक्रॉस इट्स फेस। कहीं पर भी आप कॉर्नर में या सेंटर में ऐसे एक दो लाइनें खींच दीजिए और उसमें कुछ लिख दीजिए या नहीं लिखिए, उसको जनरल क्रॉसिंग बोला जाता है। तो एब्रीविएशन आपने लिख दिया एंड कंपनी, उसके बीच में लिख दिया नॉट नेगोशिएबल, अकाउंट पे ओनली। तो इनके मीनिंग ये है कि ये इस अकाउंट, केवल अकाउंट पे होगा। नॉट नेगोशिएबल का मीनिंग ये है कि इस चेक को आगे एंडोर्स नहीं किया जा सकता। बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर हमने एंडोर्समेंट पढ़ी थी कि हर बिल ऑफ एक्सचेंज की बैक साइड में आप लिख दीजिए, अगले आदमी का नाम लिख के उसको ट्रांसफर कर दीजिए कि जो पेमेंट रिसीव करने का राइट है वो मैंने इसको ट्रांसफर कर दिया। बट अगर आपने चेक के ऊपर दो पैरेलल लाइंस खींचकर जनरल क्रॉसिंग कर दी नॉट नेगोशिएबल, तो अब इस चेक को आगे एंडोर्स नहीं किया जा सकता। तो इस तरह से आप अकाउंट पे ही चेक्स इशू कर सकते हैं। तो ये इसको जनरल क्रॉसिंग कहा जाता है। स्पेशल और रेस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग, तो क्रॉसिंग इज दैट द बैंक मेक्स पेमेंट ओनली टू द बैंकर हुज नेम इज रिटन in the crossing. Specially cross checks are more safer than a generally cross check. तो देखिए इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर आप मान लीजिए कि मैं पंजाब नेशनल बैंक का एक चेक इश्यू करता हूं और पंजाब नेशनल बैंक का चेक इश्यू करके मेरे को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर पैसा मंगवाना है, अकाउंट नंबर और वो सब मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का लिखा है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम मैं क्रॉस करके उसमें लिख दूंगा। तो पंजाब नेशनल बैंक जिस आदमी के नाम पर वो अकाउंट है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ही उस पैसे को ट्रांसफर करेगा। वो ये एक फर्दर स्टेप, एक फर्दर रिस्ट्रिक्शन आपने लगा दी कि चेक तो अकाउंट पे ही है ही, लेकिन ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट पे ही है। ठीक है, तो ये एक स्पेशल और रिस्ट्रिक्टिव टाइप ऑफ क्रॉसिंग हमने देखी। नॉट नेगोशिएबल मैंने आपको समझा दिया कि अगर ट्रांसफर करना चाहते हैं आप अपने पेमेंट रिसीव करने का राइट, और किसी ने आपके चेक पर नॉट नेगोशिएबल लिखकर क्रॉस कर दिया, तो आप इस चेक को फर्दर ट्रांसफर नहीं कर सकते। जहां इसका पेमेंट होना है वहीं पर रुक जाएगा ये चेक। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्रॉसिंग, किसी रॉन्गफुल होल्डर के पास पैसा ना पहुंचे, पॉइंट नंबर 1, सेफ पेमेंट हो जाए, आप रेसिपिएंट को ट्रेस कर सकें कि किसको पेमेंट मिला है, और चीटिंग और थेफ्ट से ही आपको बचाएगा। मान लीजिए आपका चेक खो गया, किसी के हाथ लग गया, वो बियरर, उसको नहीं पता है चेक क्या है, वो लेकर के बैंक पहुंच गया, बैंक ने जमा कर लिया। क्योंकि ये क्रॉस चेक है, इसका पेमेंट पर काउंटर पे पेमेंट होगा नहीं, एंड कैश ये हो नहीं सकता। ऑटोमेटिकली चेक या तो बैंक में ट्रांसफर होगा या कस्टमर को कॉल करके बताया जाएगा कि गलत चेक गलत बैंक में आ गया है, आप आके कलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, आज हम यहां पर चेक के टाइप्स को रोक देंगे। पार्ट 1 का हमने चेक कंप्लीट कर लिया है क्रॉसिंग तक। इसके आगे हम लोग बचे हुए टाइप्स ऑफ चेक्स और हुंडी को हम नेक्स्ट चैप्टर में कवर करेंगे, क्योंकि आई थिंक 30 मिनट्स का वीडियो हो रहा है तो काफी लेंथ हो जाएगी। बट आप लोग इस पूरे चेक वाले पोर्शन को रिव्यू करिए, पढ़िए, समझिए, बुक में भी देखिए, उसमें भी सही लिखा हुआ है, और फिर अपने क्वेश्चंस कोई हो तो गूगल क्लासरूम पर उसको पोस्ट करिए। थैंक यू।